हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर पे। हम अपने इस चैनल पे ओडिशा फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उस वैकेंसी के कंप्लीट सिलेबस के हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का एमसीक्यू का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ रिवीजन करा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके और हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। उसी कड़ी में जो हमारा सब्जेक्ट है ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। जी हाँ, HACP एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत आपके हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का अगला कौन सा टॉपिक है? इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट एंड कॉमन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके MCQ क्वेश्चन बनेंगे उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। आप डिस्क्रिप्शन से इसका शेड्यूल भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और भी चीज़ों की लिंक है, वहां पे भी जाके देख सकते हो। तो पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि आज का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे इस सीरीज में क्या होने वाला है, पूछा गया है मेडिकेशन विच मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रेसिपी और फॉर्मूला यूजुअली बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल कॉमर्शियली आर कॉल्ड। जी हाँ, ऐसी कोई मेडिकेशन, ऐसी कोई दवा जो किसी रेसिपी को फॉलो करके, किसी फॉर्मूला को फॉलो करके बनाई जाती है और वो कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं होती, वो स्पेशल बनाई जाती है। मतलब ऐसे आपका उसका कोई मेडिसिन आता नहीं है लेकिन स्पेशली किसी पेशेंट के लिए वो बनाई जाती है कोई एक रेसिपी फॉर्मूला को फॉलो करके, तो वो मेडिसिन क्या कहलाएगी? कंपाउंड्स कहलाएगा या फिर प्राइवेट कंपाउंड कहलाएगा या फिर एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंड बोला जाएगा या फिर कोई नहीं। तो भैया जान लीजिए, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन से पहले एक बार थ्योरी से ग्रो थ्रू जरूर होइएगा जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो। तो भैया ऐसा कंपाउंड, ऐसा मेडिकेशन जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं होता, पहली बात है, और वो कोई स्पेसिफिक रेसिपी और फॉर्मूला को देख के किसी एक पेशेंट के लिए बनाया जाता है, फार्मासिस्ट ही बनाता है, जाहिर सी बात है, तो वो कहलाएगा आपका एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंड। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंड याद कर लीजिएगा, ऐसा कंपाउंड होता है जो कि स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला और कोई रेसिपी के द्वारा बनाया जाता है, फार्मासिस्ट के द्वारा बनाया जाता है और सारे स्टैंडर्ड को देखकर बनाया जाता है और उसका कोई कॉमर्शियल, उसका पैक या कॉमर्शियल अवेलेबल नहीं होता। क्लियर है? उसे हम एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंड बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ये भी आपका पेरेंटल वाला जो टॉपिक है हॉस्पिटल में उसमें पढ़ाया जाता है, वहां से क्वेश्चन है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यहाँ पे जानते हो है ना, जब आपको क्या होता है न्यूट्रिशन दिया जाता है बाहर से, IV रूट वगैरह से, जब आप सिक होते हो या अनअवेलेबल होते हो खाने पीने में, है ना। तो भैया टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आपको सभी को पता है, लगता ही है। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा कंपाउंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का कंपोनेंट नहीं है ना, या उसमें डाला नहीं जाता। तो भैया अमीनो एसिड आपके प्रोटीन के सोर्स है, ये आपके TPN में होते ही होते हैं, फैट्स भी होते हैं एज वेल एज विटामिन भी होते हैं। लेकिन फाइबर का कंटेंट जब आप चीजें खाते हो दाल उल वाली या ऐसी चीजें जो छिलके उलके वाली होती हैं उसी में मिलता है। फाइबर वाला कंटेंट आपके TPN में नहीं होगा, जबकि ये सारे तीनों होंगे। पूछा क्या था? नॉट अ कंपोनेंट ना, तो फाइबर नहीं होता। जबकि आपका अमाइनो एसिड की बात कर ली जाए या फिर आपका लिपिड इमल्सन, डेक्सट्रोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल, ये सब ट्रेस एलिमेंट वगैरह आपके TPN के अंतर्गत होते हैं, इनका कंपोजिशन होता है, जबकि फाइबर नहीं होगा। क्लियर है? मिक्सर होता है ना TPN, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एरिया फॉर प्रिपेयरिंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सोल्यूशन। जी हाँ, जो TPN सोल्यूशन है ना उसको बनाने के लिए क्या सही एरिया होना चाहिए? तो भैया टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सभी को पता है IV रूट से जाएगी, यानी कि आपका कह सकते हो कि पेरेंट्रल है तो पेरेंट्रल प्रोडक्ट को हमेशा क्या ऐसे एरिया में बनाया जाता है जो एसेप्टिक हो, जहां पे बैक्टीरिया वगैरह ना आए। तो भैया यहाँ पे क्या है, सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट में बना दोगे क्या? नहीं बनाओगे। अंडर अ लेमिनार फ्लो हुड इन द फार्मेसी। हाँ जी, फार्मेसी के अंदर जो लेमिनार फ्लो हुड बनाया गया है, लेमिनार का काम क्या है? जो भी आपकी गंदगी है, धूल है, सारी चीजें आपका हटा देगी। 99.97% इफिशियंसी है ना। तो भैया आपको लेमिनार फ्लो हुड जो फार्मेसी में होगा उसी के अंतर्गत ही आपको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। वो तो ओल्ड मेथड है लेकिन अब तो कंपनी में बनता है। तो भैया TPN आपका हमेशा एसेप्टिक एरिया में बनेगा, तो एसेप्टिक एरिया यहाँ पे यही है। जबकि आपका
नर्सिंग डिवीजन में तो कोई मतलब ही नहीं है, पेशेंट के बेड साइड पे कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ है भैया, आप हमेशा जो लेमिनार फ्लो हुड है वहां बनाया जाता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। देखो कुछ लेमिनार फ्लो हुड ऐसा दिखेगा, एकदम कोई भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स इसके अंतर्गत आ नहीं सकते, तो यहाँ पे प्रिपेयर होगा और आपका पेरेंटली आपको लगाया जाएगा। क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज इन टीपीएन। जी हाँ, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर जो प्रोटीन डला होता है उसका सोर्स क्या होता है भैया, अल्फा ग्लोबुलिन होगा, केसिन अमीनो एसिड इसका सोर्स होगा प्रोटीन का, या फिर फ्री अमीनो एसिड, या फिर इम्यूनोग्लोबिन। तो जान लीजिए भैया प्रोटीन का सोर्स हमेशा टीपीएन के अंदर क्या होगा, फ्री अमीनो एसिड। जी हाँ, फ्री अमीनो एसिड, चाहे आपके इसेंशियल की बात की जाए, नॉन इसेंशियल की बात की जाए, वो सब आपके टीपीएन के अंदर क्या होंगे, प्रोटीन के एज अ सोर्स होंगे। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेजिमेन ऑफ टाइम फॉर द डिलीवरी ऑफ साइक्लिक टीपीएन थेरेपी इज यूजुअली हाउ मेनी आवर। जी हाँ, साइक्लिक टीपीएन का मतलब क्या होता है, एक टीपीएन बोले तो एक बॉटल खत्म हुआ फिर दूसरा लगा, एक बॉटल खत्म हुआ फिर दूसरा, तो वही जो साइक्लिक टीपीएन का डिलीवरी होती है आपके बॉडी में, तो उसका टाइम कितना होना चाहिए, 2 से 4 घंटे के बीच, 6 से 10 घंटा, या फिर 8 से 12 घंटे का बीच का गैप, या फिर 12 से 18। तो याद कर लीजिए इसका साइक्लिक टीपीएन में हमेशा आपका जो टाइम डिलीवरी होगा 12 से 18 घंटा। जी हाँ, कितना होगा डियर, 12 से 18 घंटे का यहाँ पे आपका ड्यूरेशन होगा साइक्लिक टीपीएन को डिलीवर करने का। जब ये टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें आप थ्योरी में पढ़ोगे ना, तो ये क्वेश्चन धड़ाधड़ होते जाएंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ऐसे अगर बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा बाउंस बैक जाएगा। क्लियर है, तो उसको ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एन इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जी हाँ, अगर कोई इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन है, कोई ऐसा प्रिपरेशन है जब हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं पेशेंट के अंदर, तो भैया सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। अगर सही दवा सही तरीके से नहीं बनी दवा आप डालोगे या पेशेंट को खिलाओगे या उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट करोगे, तो भैया सीरियस दिक्कत हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, लाइक इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इम्बोली हो सकता है, इम्बोली मतलब जो ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है आपकी नसों वगैरह में, वो भी हो सकता है। ऑक्लूजन भी उसी तरीके से एक तरीके से ब्लॉकेज है, तो वो भी हो सकता है भैया। इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लॉकेज, इम्बोली या ऑक्लूजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें हैपन हो सकती है जब कोई इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो ये सारी चीजें हैपन हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, डेंजर हो सकता है भैया, क्योंकि भैया असेप्टिक टेक्निक अगर नहीं अपनाओगे तो ये सारी चीजें तो होंगी। आगे अगला है द डैश, IM, IO, बोथ ANB या IV route is the most dangerous route of administration because it bypasses all the body natural barrier। जी हाँ, बॉडी में अलग अलग जो बैरियर है ना, उनको बाईपास कौन सा यहाँ पे रूट करता है इंजेक्शन का। तो भैया इंट्रामस्कुलर तो बाईपास तो करेगी नहीं, मसल्स को कैसे बाईपास करेगा, इंट्राऑक्युलर भी नहीं बाईपास कर पाता है। यहाँ पे अगर बाईपास करता है तो IV रूट डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सारी रूट क्या होता है बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में जाती है, ये तो डायरेक्टली ही ब्लड में चली जाती है। कौन सा, IV रूट भैया। तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकती है, कभी कभी पॉइजन डालना है इसी में डाल दो, ब्लड के थ्रू फैल गया। तो IV रूट क्या है, बहुत डेंजरस भी हो सकता है, ये है ना, डायरेक्टली वेन में आपका जाता है। ठीक है, इसीलिए आगे अगला है इंट्रावेनस एडमिक्सचर आर डैश टू विच वन और मोर एडिशनल ड्रग और सोल्यूशन हैव बीन एडेड। जी हाँ, इंट्रावेनस एडमिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, सस्पेंशन होंगे, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल होंगे, या फिर LVP जिसे हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल बोलते हैं। क्या होते हैं, देखो IV एडमिक्सचर हमेशा क्या होते हैं, जो ड्रग वगैरह उसमें ऐड करके होता है ना, तो वो हमेशा लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होते हैं, लार्ज वॉल्यूम होते हैं। जी हाँ, क्योंकि भैया लंबे समय तक उनको एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल होते हैं IV एडमिक्सचर। क्या बोलते हैं उसे, LVP, लार्ज वॉल्यूम स्टेराइल फ्लूइड होता है ना। तो वो आपका उसमें डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड और ये सारी चीजें रहती हैं, और आपका न्यूट्रिशन की तरह डाला जाता है, दिया जाता है पेशेंट को। क्लियर है। अगला है द ड्रग एडेड टू IV सोल्यूशन इज कॉल्ड। जी हाँ, IV सोल्यूशन में जो ड्रग को ऐड किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे भैया, एक्सिपिएंट बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड नमक बोलेंगे, डेक्सट्रोज बोलेंगे, या एडिटिव बोलेंगे। तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, एक्सिपिएंट तो आपके सॉलिड वगैरह में बोला जाएगा, लेकिन IV सोल्यूशन की जहां पे बात आती है उसे हम जो ऐड करते हैं साथ में उसे हम एडिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, एडिटिव हमेशा याद कर लेना, जब IV सोल्यूशन वगैरह की बात आए तो वहां पे उसे हम एडिटिव बोला जाता है। ठीक
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड थेरेपेटिक यूज ऑफ इंटरेक्शन। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा वैलिड थेरेपेटिक यूज ऑफ इंटरेक्शन है। देखिए यहाँ पे तो इंटरेक्शन सबके बीच में होता है, एस्पिरिन वारफेरिन के बीच में भी होता है, और आपका लिवोफ्लॉक्सासिन और मिल्क टेट्रासाइक्लिन और मिल्क के बीच में होगा, और आपका माओ इनहिबिटर और सिट्लोप्रा के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा वैलिड थेरेपेटिक यूज देगा, वैलिड। तो भैया एस्पिरिन वारफेरिन एक दूसरे के अपोज काम करते हैं, टेट्रासाइक्लिन लिवोफ्लॉक्सासिन और एंटासिड या मिल्क एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, है ना, और आपका यहाँ पे माओ इनहिबिटर और सिटालोप्रा भी करता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेंसिड और पेनिसिलिन ये दोनों अगर एक साथ दिया जाए ना तो प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ जाती है, यानी सीरम में, ब्लड में, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो पूछा है वैलिड थेरेपेटिक यूज, तो इन्हीं दोनों जो प्रोबेंसिड और पेनिसिलिन साथ में दिया जाता है ना तो इनका इंटरेक्शन अच्छा होता है, बाकी इन तीनों का इंटरेक्शन अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, इनका इंटरेक्शन अच्छा है। क्यों? क्योंकि भैया जब प्रोबेंसिड और पेनिसिलिन कंबाइन दिया जाता है तो वहां पे क्या होता है, प्रोलॉन्ग कर देता है प्लाज्मा हाफ लाइफ और सीरम कंसंट्रेशन। क्लियर है, इसीलिए तो ये अच्छा हुआ, है ना, इंटरेक्शन। आगे अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। जी हाँ, इनमें से कौन सी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंतर्गत आती है भैया, मस्कुरैनिक इफेक्ट, निकोटेनिक इफेक्ट, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सर्विस सिस्टम इफेक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग तो भैया हर तीनों में आएगा ना, मस्कुरेनिक इफेक्ट भी शो करेगा, निकोटोनिक और सीएनएस इफेक्ट भी, है ना, तीनों इफेक्ट आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंतर्गत बोला जाएगा। ठीक है, सारी चीजें। अगला है, मार्क्यूस टेस्ट इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ विच पॉइजनिंग। जी हाँ, मार्क्यूस टेस्ट हमारा पढ़े होगे, जब पॉइजनिंग पढ़ोगे ना हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल, तो वहाँ पे सारे अलग अलग, चाहे एट्रोपिन पॉइजनिंग हो अलग अलग, चाहे आपका अल्कोहल पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, ओपियम पॉइजनिंग हो, वो सब पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है जो मार्क्यूस टेस्ट होता है जिसमें ब्लू कलर वगैरह अपीयर होता है, पढ़े होगे आप लोग हॉस्पिटल के अंदर, किस पॉइजनिंग का टेस्ट भैया, तो याद कर लो, हमेशा पूछा जाता है ओपियम पॉइजनिंग। जी हाँ, ओपियम पॉइजनिंग का ये टेस्ट होता है मार्क्यूस टेस्ट, जिसमें आपका क्या होता है, एक ड्रॉप H2SO4 3 ml और 3 ड्रॉप फार्मलिन ड्रॉप का ब्लोटिंग पेपर में सोक मटेरियल में हमारा क्या किया जाता है, डाला जाता है, तो पर्पल, फिर वायलेट और फाइनली ब्लू कलर अपीयर होता है मार्क्यूस टेस्ट में। क्लियर है, और किसके डायग्नोसिस के लिए, ओपियम पॉइजनिंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिख लो, इज अ सब्सटेंस दैट कैन काउंटरएक्ट अ फॉर्म ऑफ पॉइजनिंग। जी हाँ, जब कोई पॉइजनिंग होती है उसके एक्शन को दबा देना, उसके एक्शन को काउंटरएक्ट कर देना, किसका काम होता है भैया, एंटीडोट का काम होता है, या जीआई एजेंट का काम होगा, या एस्टिंजेंट का काम होगा, या एंटीमाइक्रोबियल। तो भैया पॉइजन में हम क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं ना, ताकि वो इसके इफेक्ट को रोक सके, कम कर सके, काउंटरएक्ट कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट। क्या होता है, ये आपके पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट कम करने का काम करता है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल एंटीडोट। देखो जब आप एंटीडोट पढ़ोगे ना तो उसमें आपको दिखेगा केमिकल एंटीडोट उसके टाइप्स में, मैकेनिकल एंटीडोट, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऐसे कर करके एंटीडोट आते हैं। तो यहाँ पे केमिकल एंटीडोट, तो भैया एक्टिवेटेड चारकोल मैकेनिकल का एग्जाम्पल है, और एट्रोपिन या ऑल ऑफ द अबव या आपके सोडियम थायोसल्फेट। तो पूछा क्या है, केमिकल एंटीडोट, सिंपल है, सोडियम थायोसल्फेट आपका एज अ केमिकल एंटीडोट का एग्जांपल है। जब आप अलग अलग एंटीडोट पढ़ोगे मैकेनिकल, केमिकल, तो वहां पे दिख जाएगा, क्योंकि ये आपका पॉइजन के केमिकल नेचर को ही क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, चेंज कर देता है, और एंटीडोट की तरह काम किया, है ना। तो ये आपका केमिकल एंटीडोट के कैटेगरी में आएगा। फिर अगला है क्वेश्चन यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल एंटीडोट। चलो भैया, मैकेनिकली मतलब क्या करता है, जैसे यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल है ना, जहां पे दिखे वो मैकेनिकल और यूनिवर्सल भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन, पॉइजन के अब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता एक्टिवेटेड चारकोल। तो यहाँ पे जब पूछे आपका मैकेनिकल एंटीडोट का एग्जांपल, तो आप क्या लगाओगे, एक्टिवेटेड चारकोल, हमेशा मैकेनिकल एंटीडोट का एग्जांपल होता है। ठीक है, ये आपका क्या करता है, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन को रोकने का काम किया। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। जी हाँ, अब चलो साइनाइड पॉइजनिंग के अंतर्गत कौन सा एंटीडोट यहाँ पे यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्राइट, फेरिक ऑक्साइड या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया जो नाइट्राइट वाले डेरिवेटिव होते हैं, खासकर आपका सोडियम नाइट्राइट, वो आपका साइनाइड पॉइजनिंग के अंतर्गत एज अ एंटीडोट,
सोडियम नाइट्राइट हुआ, सोडियम थायोसल्फेट हुआ, ये सब आपका कन्वर्ट करता है हीमोग्लोबिन को मीथा हीमोग्लोबिन में, तो आपका यहाँ पे एज ए एंटीडोट की तरह वर्क किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन एंटीडोट ऑफ आयरन पॉइजनिंग। चलो भैया, आयरन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज किया जाता है? एक्टिवेटेड चारकोल, एट्रोपिन, डिसफेरोक्सामिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो आयरन पॉइजनिंग में हमेशा याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है डिसफेरोक्सामिन, जो कि एक तरह से चिलेटिंग एजेंट होता है ना, वो आपका फेरिक आयरन से बाइंड हो जाता है और आपका वाटर सॉल्युबल फेरोक्सामिन यहाँ पे ब्लड फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नारकोटिक्स ड्रग शुड बी स्टोर इन। जी हाँ, जो नारकोटिक ड्रग है, हैबिट कॉजिंग ड्रग है, उन्हें कहाँ स्टोर करोगे भैया? फ्रिज में करोगे क्या? कभी नहीं। या फिर सामने फ्रंट सेल पे रखोगे क्या? नहीं, हमेशा डबल लॉक्ड कैबिनेट या डबल लॉक्ड बोर्ड में रखा जाना चाहिए, ताकि उसमें सिर्फ और चीफ फार्मासिस्ट पहुंच सके, सब लोग न उसे ले सके, सब लोग उसका मिसयूज न कर सके। तो भैया हमेशा वो डबल लॉक्ड कपबोर्ड कैबिनेट में स्टोर किया जाना चाहिए और वार्ड मैनेजर या ऑथराइज पर्सन के द्वारा ही उसे क्या किया जाना चाहिए? डिस्पेंस किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला, द प्रोसेस ऑफ क्विकली ऑब्टेनिंग एन आउट ऑफ स्टॉक मेडिकेशन इन एन अर्जेंट सिचुएशन। जी हाँ, किसी भी अर्जेंट सिचुएशन में कोई आउट ऑफ स्टॉक मेडिकेशन को मंगाना, प्रोक्योर करना, ऑब्टेन करना, वो क्या कहलाएगा? इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट। बल्क कंपाउंडिंग लॉ, ये तो भैया डेटा से रिलेटेड है। कोड कार्ड, ये भी नहीं। फाइनल फिल्टर, ये भी नहीं। तो भैया इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट कहलाएगा जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? कोई भी ड्रग को मंगाने का काम करते हो, आउट ऑफ स्टॉक ड्रग को, तो उसे हम इमरजेंसी ड्रग प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। ठीक है, ईडीपी। ठीक है, अगला और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्या है? द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फार्मेसी टेक्नीशियन मे इंक्लूड आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। जी हाँ, यहाँ पे 3 तो आपके फार्मेसी वाले या फार्मेसी टेक्नीशियन के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, उसी एक्सेप्शन को चूज करिए, पकड़िए, लगाइए। चलो भैया, मेडिकेशन ऑर्डर को प्रिपेयर करता है क्या फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट? बिल्कुल, मेडिकेशन ऑर्डर क्या होना चाहिए उसको करता है। यूनिट इंस्पेक्शन, यानी कि हर एक यूनिट का इंस्पेक्शन किया कि कौन सी ड्रग चल रही है, कितने डोज में चल रही है, वो भी करता है। मेडिकेशन टू द पेशेंट, पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड करना, ये कुछ डाउटफुल लग रहा है। और पेशेंट ड्रग थेरेपी को मॉनिटर भी करता है, लेकिन एडमिनिस्टर देखो करेगा, लेकिन बहुत रेयर केस में। वैसे तो नर्स ही एडमिनिस्ट्रेट करती है ज्यादातर, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब कोई नहीं हुआ तब एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, लेकिन प्राइमरी और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाएगी, है ना। तो मेन तो आपका ये तीनों हो गया कि मेडिकेशन ऑर्डर प्रिपेयर किया, हर एक दवा को चेक किया, पेशेंट ड्रग थेरेपी को मॉनिटर किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट करना कोई मेन और प्राइमरी काम नहीं है। ये तो एक्सेप्शनल हो सकता है, तो एक्सेप्शन पूछा था ना, तो भैया एक्सेप्शन में यही हो गया। ये सारे काम आपका फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन करता है, जबकि और सारी चीजें वो नहीं करता। ये थे आपके इस हॉस्पिटल फार्मेसी के टॉपिक से टोटल 20 MCQ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन थे। उम्मीद होगी समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए, थ्योरी पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद इसको जरूर क्लिक कीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और भी जितने भी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको टॉपिक के लेक्चर्स MCQ देखने हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।